नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज के अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नज़दीक आ रहा है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसीलिए ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है। डेली करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल होते हैं उन्हीं से हम लोग एमसीक्यूज फ्रेम करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग परीक्षा में कैसे करंट अफेयर से सवाल बन सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे सवाल बन सकते हैं, उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकें और गैस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी। यानी इसमें दो शब्द हैं जहां से आप थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हैं। हिंदी यानी इसमें भारत इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तो इजी है। अब मोहद क्या है? एक इस्लामिक नाम है। ठीक है, तो ये जो इस्लामिक नाम है तो जरूर ये अमेरिका और जर्मनी तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नाम होते तो कुछ इंग्लिश नेम होते हैं। यानी भारत और जो देश दूसरा देश जो कोलैब कर रहे हैं उन दोनों के एक एक शब्द उठा के कोई अभ्यास ये जो युद्ध अभ्यास है ये करवाए जाते हैं। जैसे दस्तलिक हो गया या फिर डेजर्ट ईगल हो गया, वैसे ये अल मोहद अल हिंदी यानी कोई इस्लामिक देश जरूर होगा। अब यहाँ पे भी दो देश बचे, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ अभी हाल फिलहाल में हमारे इतने अच्छे राजनयिक संबंध है नहीं तालिबान के आने के बाद से, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है गैस वर्क और एलिमिनेशन से, जो है भारत और सऊदी अरब। ठीक है, तो ये हमने अपने गैस वर्क से सॉल्व किया। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प डी सही है। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और सऊदी अरब के नौसैनिक बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दोनों देशों के बीच में ही है और कोई देश इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस साल मई में सऊदी अरब के जुबैल में आयोजित किया जाएगा। ये इस तरह का दूसरा नौसेना अभ्यास होगा। पहला अभ्यास 2021 में आयोजित किया गया था, यानी यह भी दूसरी बार ही आयोजित होने वाला है और नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 23। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी देशों के बीच में होने वाला है, भारत और सऊदी अरब। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। यानी इसकी स्थापना बताइए कि 2010 में हुई है और कौन से अधिनियम के तहत हुई है, ये यहाँ पर इस कथन में बताया गया है। ठीक है, 2010 में ये अधिनियम लागू हुआ था इस कथन के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यानी जो एनजीटी में जो अध्यक्ष बैठते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। किसकी परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तीसरा कथन है एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपील क्षेत्राधिकार है और उसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन से कथन सही है, तो हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वो अधिनियम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। इसके मुख्यालय बताया कि मुख्य मुख्यालय इसका दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ये वैसे यूपीएससी में इतना पूछा नहीं जाता कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेट जो भी पीसीएस होते हैं वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यूपीएससी में तो इतना ही पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है और कौन से अधिनियम से इसको लागू किया गया था
और एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसकी क्या टाइमलाइन है, क्या डेडलाइन है। इसके अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन बैठते हैं? पहले तो अध्यक्ष बैठते हैं, उसके अलावा सदस्य बैठते हैं, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ भी यहाँ पर बिठाए जाते हैं और ये लोग बैठ के यहाँ पर फैसले लेते हैं। ठीक है। वे 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस पे पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये हमने पहले भी देख लिया था। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत वे सुनवाई कर सकता है। अगर कोई वहां जाके अपील करे तो ये वहां पे उसकी सुनवाई करेंगे। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में समाचारों में सेफ हार्बर की कौन सही परिभाषित करता है? सेफ हार्बर अभी बहुत ज्यादा समाचारों में रह रहा है ये जो शब्द है, तो ये कहाँ पे उपयोग होता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। उपयोगकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानून। ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के खिलाफ प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा। बिना किसी प्रतिबंध के सामग्री को सेंसर करने के लिए ऑनलाइन मध्यस्थों की आवश्यकता। सरकार या अदालतों की सभी उपयोगकर्ता सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन मध्यस्थों की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, यानी ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के खिलाफ प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा। यानी ये जो शब्द है सेफ हार्बर, वो मोस्टली ट्विटर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि ट्विटर सेफ हार्बर का उपयोग कर रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने ट्विटर पर कोई यूज़र 1 ने कोई ट्वीट किया है या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पर लिखी है, तो उसके लिए ट्विटर गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्राप्त है, तो इसीलिए इसको सेफ हार्बर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही परिभाषा हुई। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। यानी अगर मैंने कुछ भी ट्विटर पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, कुछ भी आपत्तिजनक ट्वीट करती हूँ, तो उसके लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं है और गवर्नमेंट ट्विटर को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं सकती। उसको कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर एक कानूनी प्रतिरक्षा है जो ऑनलाइन मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के विरुद्ध प्राप्त होती है। ये जब तक उपलब्ध है जब तक ये प्लेटफॉर्म सरकार या अदालतों के द्वारा पूछे जाने पर सामग्री को सेंसर करने जैसी कुछ उचित परिश्रम आवश्यकताओं को प्लान करते हैं। यानी ये तब तक किए जब तक सरकार ना बोल दे कि हटा दो। अगर बोल दिया हटाने के लिए तो तुरंत हटाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं हटाते हैं तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रायसीना डायलॉग अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, तो उसके संदर्भ में हमसे कथन पूछे गए हैं। यह नई दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक भू राजनीतिक सम्मेलन है। ये विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। तो हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर हुआ विकल्प सी। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी सही है। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। ये भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये एक बहुहितधारक क्रॉस सेक्टोरल बैठक है जिसमें नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्च अधिकारियों एवं उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। यानी इतने सारे लोग जो यहाँ पे बताए गए हैं ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं
ठीक है, और वहाँ पर ये लोग अपनी बातें साझा करते हैं। तो ये रायसीना डायलॉग में होता है। यानी वैसे देखा जाए तो अगर कोई भी समिट होता है या डायलॉग होता है तो वहाँ पे मोस्टली किसी देश का राजनयिक आएंगे, लेकिन यहाँ पर रायसीना डायलॉग में सब तरह के जो है लोग यहाँ पर आते हैं और डेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जिसमें नीति निर्माता शामिल है, निर्णायककर्ता शामिल है, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारक शामिल हैं, राजनेता शामिल है, इवन पत्रकार, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल है, और ये सब बैठकर वहाँ पर कुछ चर्चाएं करते हैं भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री भी शामिल इसमें होते हैं। ORF की स्थापना 1990 में की गई थी। ये नई दिल्ली में स्थित है, जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमको रायसीना डायलॉग के साथ साथ ORF के बारे में भी बता दिया। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस निम्नलिखित देशों में से किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो अभी रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन देश के आसपास के जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, भौगोलिक जितनी भी जगह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे रूस, उसके आसपास कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसमें से कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, सब तरह की चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि ये जो दोनों देश हैं ये चर्चा में रहे हैं, तो इनकी भूगोलीय स्थिति भी, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी चर्चा का विषय है, और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया है कि रशिया जो है, रूस है, वो कौन कौन सी देशों के साथ सीमा साझा करता है। बुल्गारिया, फिनलैंड, लातविया, स्वीडन, उत्तर कोरिया और स्वीडन। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है डी, 2, 3, 5 और 6, यानी फिनलैंड, उत्तर कोरिया, लातविया और स्वीडन, ये चारों देशों के साथ रूस अपनी सीमा साझा करता है। देखिए अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में ही देख लेते हैं कि ऐसे रटने बैठेंगे ना तो कभी भी याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू समझेंगे, जैसे आपने अपने कमरे में जरूर कोई मैप लगा रखा होगा, जो कि एक आइडियल UPSC या कोई भी परीक्षा की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जरूर उसके कमरे में मैप होता है या फिर एक एटलस तो होती है। उसको खोलिए, उसमें देखिए कि रशिया, रूस कहाँ पर है, और फिर यहाँ पर देखिए, इसको कनेक्ट करिए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज उसके आसपास हैं, कितना यहाँ पे सागर से घिरा हुआ है और कितना इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो आपको ज़रूर पता चलेगा और आप ज़रूर कुछ आइडिया भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रूस एक ऐसा देश है जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। यानी रूस जो है वो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, लेकिन जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में है, इसलिए इसको यूरोप महाद्वीप में शामिल किया गया और एशिया में नहीं किया गया, जबकि आधा इसका भाग एशिया में भी है। ये एक बार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन का प्रमुख गणराज्य रूस दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी पहले ये USSR था, बाद में विघटन हुआ, ये रूस बन गया, ठीक है। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये कनाडा के क्षेत्र का दुगना है। और अब यहाँ पे बताया कि रूस के पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान से घिरा है। दक्षिण में कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त देश समुद्री सीमाओं को स्वीडन, जापान और बेरिंग जलद मध्य के पार अमेरिकी राज्य अलास्का के साथ साझा करता है। यानी यहाँ पर बता दिया कि पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, उसके अलावा उत्तर में कौन कौन से, दक्षिण में कौन कौन से देश है, पश्चिम यानी इधर की तरफ और दक्षिण यानी इधर की तरफ। उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, चीन बिल्कुल नीचे है, मंगोलिया यहाँ पर है, उत्तर कोरिया यहाँ पर है, और समुद्री सीमाओं में देखा जाए तो अमेरिका, स्वीडन, जापान, इनके साथ में जल मरुमध्य के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने रूस की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर जांच ली। तो मैंने तो इतना क्लियर मैप नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल बताया, लेकिन आप ज़रूर अपना
एटलस या अपना मैप खोलें और वहाँ पर जाकर रूस को लोकेट करें, यूक्रेन को लोकेट करें और देखें जो दोनों राजनीतिक और प्राकृतिक मैप हैं कि वहाँ पर कौन कौन से पहाड़ हैं और बाकी सारी चीज़ें कितनी हैं। और हम आगे भी ऐसे MCQ इंक्लूड करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कुछ प्रैक्टिस हो सके। हमारा आज की अभ्यास सीरीज़ के MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप अतुल IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।